सबूत है। और क्या क्या व्यापार करते थे ये लोग? वे कपास, जिसे वे सिंधोन कहते थे और जिससे ग्रीक शब्द सिंडन बना, कीमती पत्थर, हाथी दांत और तांबे जैसी चीजों का व्यापार करते थे। ये सब कमाल है। शहर, पानी, व्यापार। पर इन सब के पीछे जो लोग थे उनकी अपनी कहानी क्या है? हम हमेशा उन्हें हड़प्पन कह देते हैं, लेकिन ये कौन थे, कहाँ से आए थे? और मैंने सुना है कि हाल ही में हरियाणा के राखीगढ़ी की एक खोज ने इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ ला दिया है। वहां एक प्राचीन कब्रिस्तान से मिले कंकाल के जीनोम का सफलतापूर्वक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन उन सवालों का जवाब देता है जिन पे दशकों से बहस चल रही थी। इन लोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और नतीजे क्या निकले? मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ पुरानी थ्योरीज को पूरी तरह से पलट दिया है। बिल्कुल। अध्ययन का जो सबसे मुख्य और चौंकाने वाला निष्कर्ष है वो ये है कि राखीगढ़ी से मिले उस व्यक्ति के डीएनए में स्टेपी पशुपालकों से संबंधित कोई वंशानुक्रम यानी एंसेस्ट्री नहीं मिली। एक सेकंड, इससे आसान भाषा में समझते हैं। स्टेपी पशुपालक मतलब वही लोग जो मध्य एशिया के घास के मैदानों से आए, हाँ, जिनकी कहानी अक्सर आर्य प्रवासन या आर्यन माइग्रेशन से जोड़ी जाती है। बिल्कुल। और उनकी डीएनए का यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान न मिलना ही इस पूरी थ्योरी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के लोगों का निर्माण उस आबादी से नहीं हुआ था। लेकिन बाद के लोगों में तो मिलता है। हाँ, दक्षिण एशिया की बाद की आबादी में यह वंशानुक्रम प्रमुखता से पाया जाता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों में नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या सिर्फ एक कंकाल के डीएनए के आधार पर हम सदियों पुरानी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं? क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन विज्ञान में कई बार एक निर्णायक सबूत पूरी तस्वीर बदल सकता है। ये सिर्फ एक कंकाल नहीं है, यह उस दौर का पहला सफलतापूर्वक निकाला गया जीनोम है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने इस जीनोम की तुलना दुनिया भर के सैकड़ों प्राचीन और आधुनिक जीनोम से की है। नतीजा हर बार यही निकला। तो हाँ, ये एक व्यक्ति का जीनोम है, लेकिन यह उस आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और उस समय की एक बेहद साफ आनुवंशिक तस्वीर पेश करता है। अच्छा, तो अगर स्टेपी डीएनए नहीं है तो फिर किसका डीएनए है? कौन थे ये लोग? उस व्यक्ति का डीएनए दो मुख्य घटकों का मिश्रण था। एक है प्राचीन ईरानी संबंधित वंश और दूसरा है दक्षिण पूर्व एशियाई शिकारी संग्राहकों का वंश। ईरानी संबंधित? हाँ, अब इससे पहले कि कोई ये सोचे कि ये लोग ईरान से आए थे, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है। हाँ, ये ईरानी संबंधित वाला हिस्सा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके पूर्वजों की एक शाखा का संबंध उस आबादी से था जो बाद में ईरान में बसी, लेकिन ये अलगाव बहुत बहुत पुराना है। कितना पुराना? राखीगढ़ी के लोगों के ये पूर्वज ईरानी किसानों और चरवाहों के पूर्वजों से लगभग 12,000 साल से भी पहले ही अलग हो चुके थे, यानी ईरान में खेती शुरू होने से भी हजारों साल पहले। ओहो, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि खेतीबाड़ी की शुरुआत यही इन्हीं लोगों ने खुद की थी, किसी बाहर वाले ने आकर नहीं सिखाई? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिंधु घाटी के लोग पश्चिमी ईरान से आए किसानों के वंशज नहीं थे, जैसा कि पहले कुछ लोग मानते थे। बल्कि ये इस बात की ओर इशारा करता है कि दक्षिण एशिया में खेती का विकास स्थानीय शिकारी संग्राहकों द्वारा स्वतंत्र रूप से हुआ था, बिना किसी बड़े बाहरी प्रवासन के। ये साबित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक स्वदेशी सभ्यता थी। तो क्या इसका असर भाषाओं के इतिहास की थ्योरी पर भी पड़ता है? वो थ्योरी की भारोपीय भाषाएं जैसे संस्कृत अनातोलिया यानी आज के तुर्की के किसानों के साथ फैलते फैलते यहाँ पहुंची। हाँ, ये आनुवंशिक सबूत उस रास्ते का सीधे तौर पर खंडन करते हैं। राखीगढ़ी के जीनोम में अनाटोलियन किसान डीएनए की भी कोई मौजूदगी नहीं मिली, जो इस थ्योरी का एक बड़ा आधार था। अच्छा। अध्ययन के अनुसार भारोपीय भाषाओं के दक्षिण एशिया में आने का एक अधिक स्वाभाविक और संभावित मार्ग बाद में हो सकता है। शायद 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया के रास्ते उन्हीं स्टेपी पशुपालकों के साथ जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इस क्षेत्र में आए। तो कुल मिलाके धौलावीरा की शहरी प्रतिभा, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल और संगठित व्यापार नेटवर्क और अब राखीगढ़ी के आनुवांशिक सबूत जो उनकी स्वदेशी उत्पत्ति की कहानी को फिर से लिख रहे हैं, ये एक ऐसी सभ्यता को दर्शाता है जो नवीन थी, आत्मनिर्भर थी और अपनी भूमि से गहराई से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। किसी बाहरी प्रभाव के बिना उन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी। बिल्कुल। पुरातत्व और आनुवंशिकी का ये मेल
हमें इतिहास की एक अभूतपूर्व और स्पष्ट तस्वीर दे रहा है। जो बातें पहले सिर्फ अनुमान थी, अब उनके लिए हमारे पास वैज्ञानिक सबूत है। और जलवायु के साथ अनुकूलन में प्राचीन भारतीय सरलता का एक जीवंत प्रमाण है। ये हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी और आत्मनिर्भर थे। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार, सिंधु लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सोचिए उन हजारों मोहरों पर और धोलावीरा के उस रहस्यमयी साइन बोर्ड पर बने प्रतीकों में कौन सी कहानियां, कौन से कानून या कैसा इतिहास बंद है। वो अपने राजाओं को क्या कहते थे, उनके भगवान कौन थे, उनकी कविताएं कैसी थीं। अगर हम कभी उन्हें पढ़ पाएं तो वे हमें इस महान सभ्यता की सोच, उनके विश्वास और उनकी दुनिया के बारे में और क्या-क्या बता सकते हैं।